नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। और दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल को शुरू करने से पहले हम कुछ प्रावधान देख लेते हैं आपातकालीन व्यवस्था का। तो दोस्तों, यदि हम बात करें आपातकालीन व्यवस्था की, तो आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपातकालीन व्यवस्था यानी आपातकालीन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल, और मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके लगने का आधार क्या है। तो इसके लगने का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मतलब इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति जो है इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए अब मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक होगी। तो सबसे पहले इसके लगने का आधार क्या क्या है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लगने का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन यहीं पर याद रखना है, एक 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया और राष्ट्रीय आपातकाल की के लिए अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले मौखिक सलाह चलती थी। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखित सलाह अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल लगने का आधार। अब देखते हैं इसका अनुमोदन, यानी इसका अनुमोदन कैसे होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह या 4 सप्ताह के भीतर संसद इसे विशेष बहुमत से अनुमोदित करेगी। मतलब जैसे आज आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, तो आज से 1 माह या 4 सप्ताह के भीतर संसद इसे विशेष बहुमत से अनुमोदित करेगी। और मूल संविधान में 2 माह और साधारण बहुमत लिखा था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 माह और विशेष बहुमत किया गया। मतलब दोस्तों, ये जो 1 माह और 4 सप्ताह के भीतर संसद इसे विशेष बहुमत से अनुमोदित करेगी, पहले इसके स्थान पर मूल संविधान में 2 माह के भीतर संशोधन अनुमोदित करेगी और साधारण बहुमत से अनुमोदित करेगी, ये लिखा हुआ था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये लिख दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद 1 माह के भीतर और विशेष बहुमत से करेगी। अनुमोदन हो गया। अब देखते हैं इसका विस्तार कैसे हो सकता है। तो देखिए,
संसद के दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से अनुमोदित करके इसे 6 माह तक विस्तारित किया जा सकता है। मतलब संसद के दोनों सदन यदि अलग अलग विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करें तो इसे 6 माह तक विस्तारित किया जा सकता है और इसी प्रक्रिया से राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य है। अब देखिए इसका जो है विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदन अलग अलग इसका अनुमोदन करके 6 माह तक विस्तारित कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया से यानी 6 माह तक बढ़ाकर राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य हैं। अब देखिए इसका समापन यानी राष्ट्रीय आपातकाल का समापन कैसे होता है, तो इसके कई तरीके हैं। जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे समाप्त कर दे। दूसरा, संसद 6 माह के भीतर अनुमोदन न करे। और तीसरा है, लोकसभा साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है, यानी लोकसभा भी साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकती है और लोकसभा का साधारण बहुमत से समाप्त करने का यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब देखते हैं इसका प्रभाव, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव होता है, तो केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देशित कर सकता है। दूसरा, विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो केंद्र विधायी मामलों में भी राज्य को निर्देशित कर सकता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संघात्मक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघात्मक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है कि संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, अर्थात राज्यों की शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। सबसे पहला प्रभाव है, यानी संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, अर्थात राज्यों की शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद राज्य सूची पर कानून भी बना सकती है। उसके बाद देखते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मूल अधिकारों पर यदि प्रभाव की बात करें तो अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल लगने पर यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी इसका कारण क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल का कारण होना चाहिए युद्ध या बाह्य आक्रमण, कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 358 कहता है कि ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और ये जो 20 और 21 को छोड़कर वाला जो प्रावधान है ना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। तो अनुच्छेद 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। और ये 20 और 21 को छोड़कर जो प्रावधान है ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हुए हैं वो सभी के सभी लगभग 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। तो अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। पहला कब तक लगा था, तो 1962 से 68 तक भारत और चीन के युद्ध के समय, यानी 1962 से 68 तक पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत चीन से
युद्ध के समय। दूसरा 1971 से 77 तक भारत पाक युद्ध के समय। दूसरा 1971 से 77 तक भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय आपातकाल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।